हेलो एवरीवन। पीआईबी सीरीज के अंदर आज 2 तारीख है और आज हम 31 तारीख और 1 तारीख इन 2 दिन का पीआईबी का डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा एक दो आर्टिकल 29 तारीख के भी हैं जो पहले हमारे रह गए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आप सब मेरे हिसाब से आप बढ़िया पढ़ रहे हो और साथ साथ में ये जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख रहे हो इसको लगातार आप बना के रखोगे कि कम से कम आप 300 डेज़ का मैंने आपको टारगेट दिया है कि 300 दिन आपको बस ये लगातार देखना है। उसके बाद में आप देखना कि आपके 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो सीधे सीधे डायरेक्टली जो पीआईबी है हमारी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 10-15 क्वेश्चन है वो इतना ही करने होते हैं, बस इतना ही करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप करंट अफेयर है तो वो मंथली मैगजीन है, बस उतना थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लो। उसके अंदर जो यहाँ के अलावा कोई चीज़ें आ रखी हैं तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। और एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं डायग्राम वगैरह ये सब क्यों नहीं डालता हूँ, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का इशू रहता है कि गूगल से उठा के सीधा हम यहाँ पे डाल देंगे तो कॉपीराइट का इशू रहता है। इसलिए जो पीआईबी के अंदर जो आर्टिकल के अंदर डायग्राम आते हैं तो उनको तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन दूसरे डायग्राम है वो मैं नहीं डाल पाता हूँ। तो इसको सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम थोड़ा और कोशिश करेंगे कि और क्या कर सकते हैं। थोड़ा जल्दीबाजी का तो इशू रहेगा क्योंकि 30 मिनट के अंदर इसको करना है, हमें सेशन को पूरा करना होता है। तो इसलिए वो 30 मिनट का तो हमें टारगेट लेके चलना पड़ता है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 मिनट तक जा सकते हैं। बस मेरा टारगेट ये है कि जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो थोड़ा बहुत मैं देने की कोशिश करता हूँ साथ में। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला आर्टिकल माजुली द्वीप से संबंधित है। माजुली द्वीप आपको पता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ पे आबादी भी बसती है। और ये यहाँ पे माजुली द्वीप पे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस हैं तो उन्होंने अध्ययन किया और ये पता लगाया कि 4000 साल पहले वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी। जैसे आपको पता है कि आज जैसे हमें मौसम विज्ञान के बारे में पता लगाना है तो सैटेलाइट का हम यूज़ में लेते हैं, लेकिन आज से 4000 साल पहले क्या हुआ था, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन थी, उसका पता लगाने के लिए एक पैलियो बोटनी अध्ययन होता है। पैलियो बोटनी अध्ययन के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है फूलों के अंदर परागकण होते हैं, पराग होते हैं, पराग का मतलब पोलन इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं। तो पोलन होते हैं, तो उन पोलन के जो बाहरी आवरण होता है उसको कहते हैं स्पेरोपोलियन, ठीक है। तो वो बाहरी आवरण है तो वो कोई भी कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो उसके अंदर वो खत्म नहीं होते, वैसे के वैसे बने रहते हैं। जैसे मान लो कोई एसिडी कंडीशन आई, बेसिक कंडीशन हुई, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, हिमयुग आ गया है, कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन वो जो स्पोरोपोलियन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये खत्म नहीं होता है। तो उसका अध्ययन किया है इन्होंने, जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने। तो जो सकाली वेटलैंड है, ये सकाली वेटलैंड है यहाँ पे, इसी के अंदर है, माजुली द्वीप के अंदर है। तो यहाँ पे कुछ मिट्टी के अवशेष हैं, उसके अंदर इन्होंने परागकण लिए और जो पोलन मैं कह रहा हूँ तो वो लिए, और यहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया और पता लगाया कि 4000 साल पहले क्या क्या कंडीशन थी। तो माजुली द्वीप आपको पता है कि यहाँ से सुबनसिरी नदी निकलती है और इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है यहाँ पे। और इसकी ये ब्रह्मपुत्र की एक जैसे धारा है, ये भी यहाँ पे आके इस तरीके से आती है। तो ये माजुली द्वीप है, ये नदी के बीच के अंदर है, ठीक है। और माजुली द्वीप के अंदर और क्या है, जैसे ये इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा अभी मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलेगा अभी, और इसके लिए अप्लाई कर रखा है। उसके अलावा हम और क्या क्या है वो देख लेते हैं इस आर्टिकल के अंदर। ये दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में दक्षिण और पूर्व के अंदर ऐसे सुबनसिरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर नव वैष्णव संस्कृति है। नव वैष्णव संस्कृति का मतलब है कि जो शंकर देव थे असम के अंदर, शंकर देव ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी, तो उससे संबंधित है कि आपको पता है कि शंकर देव ने क्षत्रिय नृत्य वगैरह, नव वैष्णव संप्रदाय है इनका किया था, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो इनके बारे में। तो नव वैष्णव संस्कृति है तो उसका मुख्य केंद्र रहा हुआ है। फिर यूनेस्को के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। फिर समस्याएं क्या है कि यहाँ पे बाढ़ और जो भूमि का कटाव है वो मुख्य समस्या है यहाँ की, कि जैसे नदी द्वीप है तो बाढ़ की वजह से ये सिकुड़ता जा रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज है, तो ये आता है डीएसटी के अंदर, तो इसने अध्ययन किया है इसका, ये लखनऊ के अंदर है। और सकाली आर्द्र भूमि है, यहाँ से डेटा लिया गया, वहाँ पे जो मिट्टी के नमूने थे उनको संग्रहण करके वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है 4000 साल पुराने उसका इतिहास का। फिर परागकण मतलब पोलन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में इसकी की फाइंडिंग है, की फाइंडिंग क्या क्या है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो क्या क्या हुआ है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 500 साल पहले एक छोटा हिमयुग आया था
और उसके अंदर जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, मतलब इस तरीके की कुछ कई काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी जिसमें टेम्परेचर है तो वो तो काफ़ी कम हो गया था, बारिश भी कम हो गई थी। तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था कि बारिश में गिरावट आ गई थी और इंसानी दखल के बढ़ने से यहाँ पे जंगल तेजी से कट रहे हैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद नदी का स्वभाव, कि नदी का स्वभाव है वो सहायक नदी है, उनके अंदर क्या है कि पानी वगैरह ये ज्यादा बहाव हो रहा है, उसकी वजह से ये नदी है तो ये द्वीप को काट रही है। उससे संबंधित है कि एक निष्कर्ष ये निकला है कि जैसे बाढ़ वगैरह आएगी तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो निष्कर्ष है। फिर कि ऊर्जा तेजी से हुई है, पानी का बहाव है वो तेज हुआ है, जिससे द्वीप पर खतरा हो रहा है, ठीक है। फिर इसका महत्व क्या है, जैसे आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के अंदर काम आएगा, जैसे बाढ़ नियंत्रण। फिर जैसे नदी प्रबंधन है, बाढ़ नियंत्रण के काम आएगा कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि अब ये बाढ़ आने वाली है या फिर क्या होगा, पहले क्या हुआ था, अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। फिर नदी का प्रबंधन आसानी से हो सकेगा, बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। फिर स्थानीय समुदायों की सुरक्षा हो सकेगी। इससे क्या होगा कि जो टिकाऊ भूमि है उसको सुरक्षित रखा जा सकेगा, कि अब लैंड का यूज है वो कैसे अच्छे से किया जा सके, जो आगे वाले सालों के अंदर जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं तो वो आसानी से इसको यूज में ले सकें, माजुली द्वीप के ऊपर आसानी से रह सकें उसके लिए, ठीक है। तो ये इसका महत्व हो गया कि आपदा प्रबंधन के अंदर और स्थानीय समुदाय की सुरक्षा के लिए। उसके बाद ठीक है, हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है। हमारी ये ऐप है, स्टडी विद डीजे ऐप है, यहाँ पे जाके आप इस कोर्स के साथ में एनरोल कर सकते हो। और आपको कोई और भी डाउट है तो हमारे ये 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं, यहाँ पे जाके आप फ़ोन कर सकते हो, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आपको पता है धर्मेंद्र जाखड़ सर के बारे में, 4 इंटरव्यू दिए हैं और 2-3 साल से आपके साथ में मेंटर्स के तौर पे काम भी कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ प्री निकालने से यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, आपको मेंस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। और जब तक आप मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तब तक आप प्री की कितनी भी तैयारी कर लो, लोग क्या करते हैं कि एक एक साल पूरा यूपीएससी के अंदर प्री के अंदर लगा देते हैं कि प्री पास कर लेंगे, लेकिन हमें दिखाना तो है नहीं कि भाई एक एक प्री निकाल दिया फिर उसके बाद में हमें कोई अवार्ड मिल जाएगा, ये तो है नहीं। हमारा मेन मोटिव है कि फाइनल सिलेक्शन लेना। यदि आप आंसर राइटिंग के अंदर अच्छे नहीं हो तो आपको इंटरव्यू के अंदर भी कितने भी नंबर आ जाएं वो सहयोग नहीं करने वाले हैं, और आप प्री पास कर लोगे तो भी नहीं होगा। तो आप 6 महीने की हमारी लाइव लाइव आंसर राइटिंग क्लासेज हैं, इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर टारगेट बेस, जैसे 2 दिन का टारगेट दिया जाता है, तीसरे दिन क्लास होती है और उसके अंदर उसी सिलेबस के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन होते हैं, लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। फिर आपने क्या क्या गलतियां की हैं वो आप पीडीएफ के तौर पे हमें भेज सकते हो। टेलीग्राम आईडी होगी धर्मेंद्र जाखड़ सर की, वो ऑडियो रिव्यू के थ्रू आपको बता देंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। और वैसे तो लाइव क्लास के अंदर ही आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई दूसरे सवाल भी पूछने हैं यूपीएससी से संबंधित या प्री से संबंधित किसी भी चीज़ से संबंधित तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, एक सिलेबस का एक पार्ट खत्म होता है तो आपकी टेस्ट सीरीज ली जाएगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा और लाइव आंसर रिव्यू होंगे उसी टाइम पे, ऑडियो फीडबैक दिया जाएगा टेलीग्राम आईडी के थ्रू, और 300 पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आज अब अगला आर्टिकल है भारत और ओमान से संबंधित। भारत और ओमान है, इनके बीच में सीईपीए साइन हो चुका है। सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक एफटीए का ही पार्ट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका ही पार्ट होता है। जैसे एफटीए के अंदर क्या होता है, कुछ एफटीए ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का ही जो आयात निर्यात है उसको ही आसान बनाया जाता है, उसके अंदर जो टैरिफ हैं उनको कम कर दिया जाता है। लेकिन सीएपीए के अंदर क्या होता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सेवाएं, वस्तुओं के साथ में सेवाएं भी, इनको भी फ्री कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो आर्थिक सहयोग है, इकोनॉमिक सहयोग है, तो वो भी मजबूत किया जाता है। जैसे एक देश से दूसरे देश के अंदर यदि रोजगार प्राप्त करने वाले लोग जाना चाह रहे हैं तो उनके जो आवागमन है उसको भी आसान बनाया जाता है। इस तरीके से भारत और ओमान है, इनके बीच में सीएपीए साइन हो चुका है और ये 1 जून से लागू हो चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पहले आर्टिकल एक बार 15 दिन पहले आया हुआ है उसमें आपको बता रखा है मैंने, लेकिन आप एक बार 15 दिन पहले जाके आप देख सकते हो कि सीएपीए, एफटीए, ये जितने भी होते हैं तो उनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है मैंने अच्छे से बता रखा है उसमें। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है कि भारत ओमान के संबंध किस तरीके से मजबूत हुए हैं। जैसे इसमें द्विपक्षीय व्यापार है,
भारत और ओमान का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ये टॉपिक है, ये काम आएगा कि ये डेटा है छोटे मोटे, जैसे भारत ओमान के बारे में यदि पूछ लेता है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11.8 बिलियन डॉलर का हमने बाइलेटरल ट्रेड कर लिया है। फिर उसके बाद में 7 लाख भारतीय हैं वो ओमान के अंदर रहते हैं हमारे। फिर 2 अरब डॉलर का तो वो रेमिटेंस ही भेज देते हैं। रेमिटेंस का मतलब आपको पता है प्रेषण होता है, जो वहां पे हमारे नागरिक रहते हैं वो हमारे घर पे वापस पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं हम। उसके बाद में रणनीतिक महत्व क्या है कि पहले क्या है कि अमेरिका के साथ में ही इसका ओमान का सीईपीए था, और भारत है सीईपीए करने वाला दूसरा देश बन गया है ओमान के साथ में। इससे क्या होगा, जो गल्फ कंट्रीज हैं या फिर अफ्रीकी देश हैं, तो वहाँ के जो द्वार हैं हमारे लिए खुल जाएंगे, वहाँ पर भी हम निर्यात कर सकते हैं हमारी चीज़ें, क्योंकि पहले ओमान पे जाएगा, ओमान से आगे फिर हम निर्यात कर सकेंगे। उसके बाद में वस्तुओं का व्यापार है, जैसे कि शुल्क मुक्त पहुंच है। पहले क्या था कि सिर्फ 15.3% निर्यात ही जीरो था, मतलब शुल्क मुक्त निर्यात था वो पहले 15.3% ही था, और अब क्या है कि वो 99.38% तक पहुंच जाएगा हमारा। इतनी सारी चीजों को मुफ्त व्यापार के अंदर कर दिया है। उसके बाद में लाभार्थी क्षेत्र क्या है, जैसे रत्न आभूषण है, कपड़ा सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फिर चमड़ा हो गया, मतलब लेदर सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग वाले गुड्स हो गए, या फिर समुद्री उत्पाद हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो उनको फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट के अंदर शामिल कर लिया गया है, या इसको सीईपीए कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सीईपीए के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब इसमें छूट कौन कौन से में नहीं है, कि मतलब किन किन चीज़ों को बाहर रखा गया है। कुछ उत्पादों की बहिष्करण सूची भी बना रखी है, मतलब एक्सक्लूजन लिस्ट है वो बना रखी है कि इनको सुरक्षा देने के लिए, जैसे किसानों के उत्पाद हो गए या फिर कोई छोटे उद्योग हैं वो बनाते हैं, तो उनको सुरक्षा देने के लिए उनको बाहर भी रखा गया है। और जैसे सुरक्षित उत्पाद कौन कौन से हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, मोटे अनाज हैं, जैसे मिलेट्स हैं, मतलब मोटे अनाज मतलब फसल है, सब्जियां हैं, खाद्य तेल है, तिलहन, ये सब है ना, जो भी उत्पाद हैं इन सब को सुरक्षित रखा गया है। फिर अन्य सुरक्षा उपाय कौन कौन से हैं, जैसे मतलब चुनिंदा उद्योग हैं और कृषि उत्पाद हैं, उनके लिए शुल्क दर कोटा कर दिया है, कि मतलब एक कोटा है, इतना निर्धारित सामान है वो हम मंगवाएंगे। मान लो कि 100 क्विंटल है, 100 बिलियन क्विंटल है, तो वो हम मंगवाएंगे, और उसके आगे यदि हम मंगवाना चाहेंगे तो उसके बाद में शुल्क अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो ये होता है शुल्क दर कोटा। फिर उसके बाद में न्यूनतम आयात मूल्य, कि एक कोई सामान है तो वो हम आयात करना चाहते हैं, वो एमएसएमई हमारा यहाँ पे बनाता है, तो उसके लिए न्यूनतम आयात मूल्य है तो वो निर्धारित कर दिया कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रभावित नहीं हो। तो ऐसे कुछ सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। उसके बाद में गैर शुल्क बाधाएं, वैसे टेरिफ बैरियर होते हैं, आपको पता है कि टेरिफ बैरियर के अंदर जो दिखता है, जैसे मतलब कि कुछ टैक्सेस वगैरह लगा दिए हैं, या फिर ऐसे कुछ होते हैं। नॉन टेरिफ बैरियर होते हैं कि कुछ लाल फीताशाही वगैरह या फिर कुछ और सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उत्पाद होते हैं, तो उन पे जैसे बाधाएं लगाई जाती हैं, तो उनको कहते हैं नॉन टेरिफ बैरियर। तो उनको जैसे मतलब इसके अंदर जैसे आता है फार्मा इंडस्ट्री है, तो फार्मा इंडस्ट्री के उत्पाद है, जैसे भारत के फार्मा उत्पाद हैं तो वो विश्व के अंदर बहुत फेमस है, और ओमान के अंदर भी ये फेमस है, लेकिन ये वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या है कि जैसे यूएस एफडीए है, ये यूएस का है, फिर ये यूरोप का है, और ये यूके का है। तो यहाँ की जो स्वीकृति करने वाली एजेंसीज हैं, यदि वो भारतीय दवाओं को एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनको प्रमाणित कर देती हैं, तो वो दवाएं 90 दिनों के अंदर ओमान के अंदर भी आसानी से पहुंच सकती हैं। ये अब एग्रीमेंट के अंदर हुआ है। ठीक है, 90 दिनों के भीतर स्वचालित विपणन मंजूरी मिल जाएगी। फिर उसके बाद में प्रमाणन की मान्यता। अब क्या है कि जैसे ओमान है तो वो जो भारत के जैविक उत्पाद हैं या फिर कोई दूसरे उत्पाद हैं, तो उनको प्रमाणन जो भारत की कंपनी, भारत की जो सत्यापन करने वाली जो एजेंसियां हैं, तो उन्होंने कर दिया है, तो उसके बाद में वापस प्रमाणन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे भारत की एक निर्यात निरीक्षण परिषद होती है, फिर जैविक उत्पाद के लिए है, या फिर हलाल प्रमाणन है। हलाल प्रमाणन मतलब जो इस्लाम के अंदर मंजूर नहीं है, जैसे मतलब सुअर का मांस हो गया या फिर एल्कोहल हो गया, ऐसे उत्पाद, तो उनको सीधे यदि स्वीकार ओमान कर लेगी यदि भारत ने उनको प्रमाणित कर दिया है तो। फिर उसके बाद में सेवा क्षेत्र के अंदर, सेवा क्षेत्र के अंदर क्या होगा कि ये आईसीटी होता है, ये आईसीटी यहाँ पे है। ठीक है, जैसे इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफेरी, तो इसको मंजूरी दे दी है। कि आईसीटी का मतलब क्या होता है कि जैसे भारत के अंदर कोई एमएनसी काम कर रही है और भारत की अंदर ही है वो, अब वो ओमान के अंदर उसका एक ऑफिस है, तो वहाँ पे ऑफिस के अंदर यदि वहाँ पे कोई मैनेजर या फिर इंजीनियर यदि भारत भेजना चाहता है तो वो आसानी से वहाँ पे जा सकता है। उसके लिए 4 साल तक का
वहां पे रह सकता है वो। फिर आईसीटी कोटा है उसको भी बढ़ा दिया है, जैसे 20% से बढ़ा के अब 50% कर दिया है, ठीक है। फिर स्वतंत्र पेशेवर हैं, उनको 180 दिन, स्वतंत्र पेशेवर हैं तो वो 180 दिन तक वहां पे रह सकते हैं, और जो बिजनेस विजिटर हैं तो वो 90 दिन तक वहां पे रह सकते हैं। अब भविष्य की योजनाएं क्या है कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है वो भी बनाया जाएगा, कि मतलब समाज के साथ में सिक्योरिटी कैसे बनाई जाए उसके संबंधित एग्रीमेंट है वो भी बाद में किया जाएगा, वो अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगला आर्टिकल है हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से संबंधित है, ANRF, और इन्होंने महा वाटर मिशन लॉन्च किया है। महा वाटर मिशन, वैसे तो ये जल शक्ति मंत्रालय का है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां पे साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से ANRF चला रहा है महा वाटर मिशन। पहले क्या है कि जैसे आईआईटीज वगैरह है या फिर जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं तो उनके पास में तो काफ़ी सारा फंड होता था, लेकिन जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं उनके पास में पैसा नहीं होता था। अब जो जल संकट है उससे निपटने के लिए जो छोटे छोटे संस्थान है स्थानीय स्तर पे किस तरीके से रिसर्च वगैरह करके और वहाँ की जो जल संकट की समस्या है उसको हल कर सकें, तो उसके लिए ये महा वाटर मिशन चलाया गया है, जो छोटे संस्थानों को पैसा भी दिया जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से काम करेगा। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ANRF को पता है, ANRF है और जल शक्ति मंत्रालय है, उसकी ये संयुक्त पहल है महाजल मिशन, ठीक है। फिर बजट की अवधि जैसे 5 साल के लिए इसके लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उसके बाद में इसके लिए जो तकनीकी विकास है वित्तीय सहायता दी जाएगी, 20 करोड़ तक की मदद दी जाएगी हर एक को। फिर उसके बाद में मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जल संकट के से निपटने के लिए जो नई तकनीक का विकास करना, फील्ड टेस्टिंग करना और उन्हें जमीनी स्तर पे लागू करना, फील्ड टेस्टिंग करना और न्यू टेक्नोलॉजीज को जमीनी स्तर पे लागू करना, ठीक है। फिर भारत विन पोर्टल है एक भारत विन पोर्टल, वैसे इसको आगे लिखना चाहिए था, मेरे को जगह नहीं मिली तो बीच में यहीं लिख दिया था मैंने। तो ये भारत पोर्टल मिशन है, ये जल क्षेत्र में नए उत्पादों और प्रोटोटाइप के विकास में सहायता के लिए स्टार्टअप और MSME को ओपन कॉल की शुरुआत करता है। जैसे कि जल संकट है उसके लिए जो स्टार्टअप है या फिर MSME है तो वो अच्छे से काम कर सकें, उनको बुलाता है ये, ठीक है। ये पोर्टल है भारत विन पोर्टल। फिर उसके बाद 5 सूत्रीय प्राथमिकता है, ये आप देख लो चाहे, जल संसाधन मूल्यांकन है और उसका टिकाऊ प्रबंधन है। उसके बाद में पेयजल को साफ करना, फिर जल गुणवत्ता अच्छी हो, पारिस्थितिकी का स्वास्थ्य अच्छा हो, फिर जल का उपयोग है तो यदि उसकी दक्षता को सुधारना, फिर सर्कुलर इकोनॉमी है। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, जहां भी आपको सर्कुलर इकोनॉमी दिखे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये सर्कुलर इकोनॉमी है। फिर जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट एडेप्शन के लिए, तो इस तरीके से 5 सूत्रीय प्राथमिकता वाले इसके विषय है। ANRF और उसका लोकतांत्रिकरण, जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े संस्थान है उनकी बजाय कुछ छोटे संस्थान है उन तक फंड को पहुंचाना और उनको एक रिसर्च के अंदर आगे लेके आना, उसके लिए ये है ANRF और फंडिंग का लोकतंत्रीकरण। उसके बाद में दूसरे कौन कौन से मिशन है जो महाप्रोग्राम के अंदर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए है, ड्रोन के लिए है, ड्रोन चिकित्सा मतलब मेडटेक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भी सहयोग कर रहे हैं। फिर 6G संचार के अंदर मिशन मोड कार्यक्रम, ये सब भी चला रहा है ANRF, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसको भी सहयोग में लिया जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होगा कि जो GIS आधारित प्रमाणन है, जैसे मतलब कि पानी है तो वो कहाँ पे ज़्यादा है, जो भूमिगत जल है वो उसकी कमी कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए जो इसरो है तो उसके साथ में भी समझौता किया गया है, ठीक है। तो MOU है, जल संसाधन विभाग है उसका और इसरो के साथ में। और इसका एप्लीकेशन क्या होगा कि सैटेलाइट बेस है ना, जियो स्पेशल डेटा का यूज में लिया जाएगा। उससे क्या होगा कि भूजल का आकलन, जल मानचित्रीकरण और सिंचाई योजना तैयार करना, मतलब इरिगेशन प्लान वगैरह है उनको तैयार किया जाएगा यदि आप मैपिंग वगैरह कर लोगे अच्छे से। उसके बाद में दूसरे उदाहरण क्या है, जैसे मतलब इसमें क्या है, स्वामित्व योजना है और PM गति शक्ति है, उसके अंदर भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका यूज में लिया जा रहा है, आपको पता है। तो कल हमने देखा था, तो ये जल शक्ति जन भागीदारी एक ऐसा पोर्टल बनाया है, एक ऐप बनाया है
तो यहाँ पे जो नागरिकों की है ना, जो जल संरक्षण कर रहे हैं, तो उनको ट्रैक किया जाएगा और उनकी भागीदारी को ट्रैक किया जाएगा कि कितना उन्होंने काम कर लिया है और वाटर रिचार्ज हुआ है या नहीं हुआ। तो ये एक ऐप है। फिर स्टार्टअप की ग्रोथ है, जैसे मतलब ये भारत के अंदर स्टार्टअप है 10 साल के अंदर बढ़ गए हैं, ये नॉर्मल डेटा है। अगला आर्टिकल, रायपुर की वर्षा जल क्रांति। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है रायपुर के संबंधित, एक केस स्टडी है। यदि आपको आपदा प्रबंधन वगैरह या फिर जैसे अर्बन फ्लड वगैरह आती है, तो उससे संबंधित यदि आपको है ना कुछ ऐसा डालना हो, केस स्टडी डालनी हो, तो ये डायरेक्टली आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, दोनों के अंदर ही आएगा, पेपर 1 में स्पेशली है ये। और आपको पता है अर्बन फ्लड का लगभग लगभग एक एक क्वेश्चन है ना देखने को मिल ही जाता है, हर साल मिल जाता है, वरना एक साल छोड़ के दूसरे साल तो पक्का ही मिल जाता है मेंस के अंदर। तो अभी एक केस स्टडी है, इसको आप देख लो। अब जो छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर है, तो ये जल संचय और जन भागीदारी पहल है, उसके तहत इन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसका एक आदर्श मॉडल बनाया है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो 3200 वर्षा जल संचयन ढांचे हैं उनको बनाया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो कंक्रीटीकरण होता था, कि आपको पता है कि रोड वगैरह बन जाती है शहरों के अंदर, तो कंक्रीट हो जाती है, कंक्रीट की वजह से वो पानी है वो ग्राउंड वाटर के अंदर रिचार्ज के तरीके से अंदर नहीं जा पाता और वो अर्बन फ्लड के तौर पे बहता रहता है। तो कंक्रीटीकरण है और शहरीकरण है, उससे निपटने के लिए भूजल स्तर को लगातार इस तरीके से गिर रहा था और जल भराव है वो होता था सड़कों के ऊपर। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, तकनीकी नवाचार किए। तकनीकी नवाचार कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो आप केस स्टडी के अंदर ये कीवर्ड लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो एक तो इको ब्लॉक्स बनाए। इको ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये रोड है, तो रोड के ऊपर इस तरीके के कुछ जालियां बना दी, जो पानी है वो अंदर जाएगा और अंदर पानी वाटर रिचार्ज के लिए यहां पे वाटर रिचार्ज हो जाएगा नीचे जाके। ठीक है, तो इसको कहते हैं इको ब्लॉक्स। आप ये कीवर्ड याद रखोगे इको ब्लॉक्स को। उसके बाद इसमें तो यही है, पारगम्य होते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। एक ओगर ड्रिलिंग टेक्निक होती है। ओगर ड्रिलिंग टेक्निक होती है कि जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे गोल गोल आप देखते हो कि एक कुछ ऐसी मशीन होती है जो गहरे खड्डे करने वाली मशीन होती है। तो वैसी टेक्नोलॉजी यूज में ली जाएगी जिससे क्या होगा कि पानी है वो अंदर जा सके। उसके बाद में ट्रैक्टर माउंटेड ओगर ड्रिलिंग है ये। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और बहुस्तरीय फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ में किया जा रहा है इसको, कि एक फिल्ट्रेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा इसके साथ में, और नीचे है जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छे से साफ रिचार्ज हो, कोई गंदा पानी है वो नीचे ना जाए इसके लिए। फिर रिचार्ज क्षमता, जैसे इंजेक्शन वेल बनाए जा रहे हैं वहां पे, कि जो कुएं हैं ऐसे कुएं बनाए जाएंगे जो सिर्फ ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज करेंगे, जहां पे पानी की कमी हो गई है, जो अंदर ग्राउंड वाटर है तो वहां पे कमी हुई है, तो उसके लिए एक इंजेक्शन वेल बनाए जाएंगे। फिर जो जमीन के अंदर पानी को भेजेगा। तो पहले क्या हुआ था कि साधारण रिचार्ज कुएं हैं तो वो सालाना क्या करते थे कि 3 लाख लीटर ही है ना उस क्षेत्र के अंदर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे, सिर्फ 3 लाख। लेकिन इंजेक्शन वेल बनाए इन्होंने तो उसके बाद में 15 लाख लीटर तक पानी जमीन के अंदर भेज रहे हैं अब। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्पंज सिटी। स्पंज सिटी क्या होती है कि जैसे वहां पे एक खारून नदी है, तो खारून नदी का जो पानी है तो वो जैसे फ्लड आती है तो फ्लड के साथ में वो नदी है तो वो शहर के अंदर सीधी निकल जाती थी। लेकिन स्पंज सिटी का मतलब ये है कि पानी को सोखने वाली सिटी होती है, कि जो फ्लड आ रही है तो उसको नीचे सोख ले पानी को, तो वो स्पंज सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो वो हमने 2-3 टेक्नोलॉजी देखी है इसके अंदर, तो वही इसके अंदर यूज हो रही है ताकि शहर के बारिश के पानी को स्पंज की तरह सोख सके। फिर नीतिगत नियम क्या है कि जैसे डेवलपर्स हैं जो कॉलोनियां वगैरह बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि कम से कम 1% हिस्सा है तो वो जल संचयन और ग्रीन एरिया के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, ये नियम बना दिया है वहां पे। फिर सर्कुलर वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा, जैसे झील और तालाब को आपस में जोड़ दिया है। फिर फैक्ट्रियां हैं या फिर जो बुनियादी ढांचे के लिए कोई औपचारिक अपशिष्ट है, मतलब ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, तो उसको वापस उपयोग में लिया जा सके। जैसे कॉलोनिया है तो उसके अंदर जो ट्रीट करके वापस यूज में लिया जा सके, तो उसके लिए भी ऐसी एक सर्कुलर जारी कर दिया है उन्होंने, कि मतलब वाटर मैनेजमेंट को अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो ये आपने रायपुर का मॉडल देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंस के अंदर कहीं भी आपको केस स्टडी के अंदर इसको यूज में ले सकते हो। उसके बाद में भगवान बुद्धा के कुछ अवशेष हैं जो मंगोलिया के अंदर भेजे गए हैं, उससे संबंधित आर्टिकल है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं अब।
पवित्र अवशेष की प्रदर्शनी, जैसे भगवान बुद्ध है तो उनके दो शिष्य थे, अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलान, ये दो शिष्य हैं। तो उनको एक मठ है यहाँ पे मंगोलिया के अंदर, उलन बातूर के अंदर एक मठ है, तो वहां पे इनको भेजा गया है उनके अवशेषों को। तो इसकी अवधि 10 दिन के लिए इनको भेजा गया है। केवल एक बार, पहले एक बार थाईलैंड भी भेजे गए थे ये, और इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपाधि दी गई है। इसका मतलब कि इसके जो प्रोटोकॉल हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, वो ऐसे होंगे, जो ये भेजे गए हैं, जो अवशेष भेजे गए हैं इनके, तो उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं जो राष्ट्रपति वगैरह इस तरीके से जो हेड ऑफ स्टेट होता है, तो उनके बराबर उनको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इनको भारतीय जो वायुसेना का विमान है IL-76 गजराज, इसके द्वारा भेजा गया है। उसके बाद में भारत मंगोलिया संबंध के बारे में एक छोटा सा दे रखा है यहाँ पे, जैसे 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं राजनयिक संबंध को। फिर इनके जो रणनीतिक साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इनको आध्यात्मिक पड़ोसी कहा था कि हम वैसे तो बॉर्डर हमारा नहीं लगता है, जैसे भारत है उसके और मंगोलिया के बीच में चाइना आता है, लेकिन हम आध्यात्मिक पड़ोसी हैं, क्योंकि बुद्ध है तो बुद्धा के वहां पे जो फॉलोअर हैं वो काफी हैं। फिर सांस्कृतिक कूटनीति के अन्य स्तंभ क्या है, जैसे पवित्र कंजूर, एक पांडुलिपियों का उपहार दिया गया है। फिर पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं हम। फिर एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन करते हैं। फिर अकादमिक सहयोग कर रहे हैं हम, जैसे मंगोलिया है तो मंगोलिया का ये मठ है जहाँ पे अभी भेजा है, और नालंदा विश्वविद्यालय है, तो इनके शैक्षणिक साझेदारी की जा रही है इनके बीच में। ठीक है, मतलब अकेडमिक कोऑपरेशन हो रहा है। अगला आर्टिकल प्रकाश संचालित नैनो उत्प्रेरक के बारे में है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कोई ना कोई दवाई तो खाई होगी, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई या फिर कोई दूसरी दवाई होगी, वो आपने कभी ना कभी ली होगी। आपको पता है कि सामान्य तौर पे दवाइयाँ हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ में बनाई जाती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा या फिर बिजली की ज़रूरत होती है, और उनको जब मिलाने के लिए अलग अलग इसके अंदर सॉल्वेंट होते हैं, उनको मिलाने के लिए भी बहुत टॉक्सिक सॉल्वेंट हैं, जैसे मतलब जहरीले रसायन होते हैं, उनका भी यूज़ में लिया जाता है, और जो बाद में एक अपशिष्ट के तौर पर निकल के नदियों को, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित भी करते हैं। लेकिन अब जो INST मोहाली है, तो उसने एक ऐसा इन्वेंशन किया है, जो मोहाली के अंदर INST है, उसने इन्वेंशन ऐसा किया है कि उसमें नैनो उत्प्रेरक बना दिए हैं, जो आप जो केमिकल हैं उनको सीधा धूप के अंदर रखोगे तो उसकी वजह से सिर्फ प्रकाश से ही वो बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रकाश से ही वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन पैदा कर सकते हैं, और उसके लिए जो जहरीले रसायन थे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पानी ही की जरूरत है, और पानी के साथ में ही वो एक दूसरे से मिल भी जाएंगे। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि 3 प्रमुख उत्पाद होते हैं। एक तो सोना है। सोना तो क्या करेगा, जो प्रकाश होगा तो प्रकाश को अवशोषित करेगा, जैसे मतलब धूप के अंदर रख दिया मान लो आपने, तो प्रकाश को अवशोषण काम करने, वैसे एक तरीके से एंटीने का काम होगा इसका, सोने का। तो फिर दूसरा होगा BODIPY, एक ऐसा ये अणु है जो क्या करेगा कि ऊर्जा को ट्रांसफर करने का काम करता है, ये ट्रांसफर एजेंट होता है। और तीसरा है पैलेडियम, ये जब ट्रांसफर हो जाएगी तो ट्रांसफर होके यहां पे पैलेडियम धातु है इसके ऊपर आएगी, और ये क्या है कि जो टेम्परेचर है या फिर केमिकल रिएक्शन है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये कम ऊर्जा के अंदर भी मतलब सिर्फ लाइट से ही एक जो रसायन है वो बन जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको 2 दवाई बनानी है वो बन जाएगी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पानी की ही जरूरत होगी। ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये हमारे PIB के अंदर, साइंस एंड टेक मंत्रालय है, उन्होंने PIB के अंदर डाला है ये। अब जैसे इसका विकासकर्ता मैंने आपको बता दिया INST मोहाली है, और ये साइंस एंड टेक ये डिपार्टमेंट है, DST है, इसके अंदर आएगा। फिर प्रकाश संचालित नैनो उत्प्रेरक हैं, उनको विकसित किया गया है अभी। ठीक है, फिर मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे उच्च तापमान, जहरीले विलायक, ठीक है, और ऊर्जा की खपत, इन सब को खत्म करना है। तो जैसे सोना हो गया, पहला मैंने आपको बताया कि सोना है तो ये क्या करेगा कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। फिर दूसरा है BODIPY के बारे में बताया कि जो ऊर्जा को ट्रांसफर करने का काम करता है। फिर तीसरा है पैलेडियम। पैलेडियम क्या करेगा कि ये सक्रिय उत्प्रेरक है जो रासायनिक प्रतिक्रिया को फिर चला देगा। ठीक है, फिर कार्य प्रणाली क्या होती है ये मैंने आपको बता दी है वैसे,
तो इसको आप देखने की जरूरत नहीं है वैसे। फिर पर्यावरण अनुकूल विशेषताएं, जैसे इसके में पानी की ही जरूरत होगी सिर्फ। फिर उसके बाद में तापमान का विकल्प, जैसे लाइट है तो लाइट ही तापमान है। फिर हरित रसायन, ग्रीन केमिस्ट्री, ये पूरी तरीके से स्वच्छ, कचरा मुक्त और अत्यधिक ऊर्जा कुशल प्रक्रिया है। ठीक है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है और आपने ऊपर से देख भी लिया है। आगे अगला आर्टिकल स्काई कास्ट प्रणाली से संबंधित है। आप कभी एरोप्लेन के अंदर बैठे हो और आपने कभी पायलट की एक अनाउंसमेंट सुनी होगी कि घने कोहरे की वजह से हमें फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ रहा है, ये दिक्कत हो रही है, टर्बुलेंस ज़्यादा है, ये सब दिक्कतें होती हैं, तो कितना फ्यूल जलता होगा ये सब, इन सब दिक्कतों की वजह से। तो अब क्या है कि भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसके अंदर भारत 19वां देश बन गया है विश्व का, जो घने कोहरे के अंदर या फिर टर्बुलेंस की वजह से, हवा के तेज बहाव की वजह से ये फ्लाइट है वो डाइवर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। और हमें 3 किलोमीटर पहले का जो कोहरा वगैरह का है, जितना भी एक एरिया है, तो उसका पता चल जाएगा और 3 घंटे पहले ही उनको सूचना मिल जाएगी, जो पायलट हैं तो उनको सूचना मिल जाएगी कि यहाँ पे ये दिक्कत है, आप कहीं दूसरी जगह जा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये एक स्काई कास्ट प्रणाली भारत सरकार ने लॉन्च की है और ये आईजीआई एयरपोर्ट है वहां पे लॉन्च की है अभी। ठीक है, फिर इसके अंदर देख लेते हैं, ये एक एकीकृत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली है, इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये आईजीआई एयरपोर्ट है, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। भारत विश्व का 19वां देश बन गया है, 19th कंट्री बन गया है। और जेवर एयरपोर्ट पे भी इसको, नोएडा के अंदर जो है वहां पे भी ये प्रणाली लगेगी बाद में। उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मौसम स्मार्ट विमानन, कि वास्तविक समय के अंदर मौसम की जो सटीक जानकारी है वो दे देगा। और घना कोहरा है या फिर टर्बुलेंस है, मतलब जो हवा का विक्षोभ है उसकी वजह से होने वाली देरी है या फिर रूट के अंदर चेंज होने वाला है, तो वो नहीं होगा। फिर जैसे अग्रिम चेतावनी दे दी जाएगी 3 घंटे पहले ही, 3 घंटे पहले ही इसको मौसम की सटीक चेतावनी मिल जाएगी। और टेक ऑफ और टेक लैंडिंग है वो आसानी से संभव हो सकेगी, भाई सुरक्षित तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग हो सके उसके लिए। फिर ये सेंसर कैसे काम करेंगे, जैसे 3 किलोमीटर ऊपर तक है ना, वायुमंडल की लगातार निगरानी करते हैं सेंसर। 3 किलोमीटर, यही आपको याद रखना है, 3 घंटे और 3 किलोमीटर, ये दो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद में इसमें सेंसर कौन कौन से लगे हुए हैं, जैसे एक तो रडार विंड प्रोफाइलर होता है, जो हवा की गति और दिशा को नापता है कि मान लो 3 किलोमीटर ऊपर तक एक रडार के थ्रू एक रेडिएशन भेजी जाती है, फिर उसको वापस प्राप्त करके और उससे पता लगाया जाता है कि यहाँ पे कितनी कितनी विंड चल रही है, कितनी स्पीड की विंड है, उसका पता लग जाता है। तो ये टर्बुलेंस का पता चल जाएगा इससे। फिर ग्राउंड बेस्ड फोग एरोसेल स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये क्या होता है कि जैसे कोहरे की जो बूंदे हैं तो उनकी क्रिया को समझने की कोशिश करता है कि हवा और कोहरे की बूंद है उनके बीच में क्या क्या क्रियाएं हो रही है, उसको समझने में काम करता है। फिर लिडार आधारित सीलोमीटर, लिडार आपको पता है, लिडार यूपीएससी के अंदर आ रखा है। ठीक है, तो लिडार आधारित सीलोमीटर है, तो कोहरे की जो वर्टिकल संरचना है कि ऊपर से नीचे कितनी दूर तक कोहरा है, इसकी मोटाई कितनी है, उसको नापने के लिए ये लिडार टेक्नोलॉजी का यूज लिया जा रहा है। उससे बनने की प्रक्रिया पर नजर रखेगा। तो इस आधार पे ये 3 टेक्नोलॉजी हैं, इस आधार पे जो फोरकास्ट है वो किया जाएगा कि कोहरा कितना है या फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे उतरना है या नहीं उतरना है विमान को। तो विकास का आधार क्या है, जैसे मतलब ये मिशन मौसम है, भारत सरकार का मिशन मौसम है, उसके तहत इसको बनाया गया है। फिर जैसे एक विंटर फोग एक्सपेरिमेंट हुआ था 2015 के अंदर, उसमें जो वैज्ञानिक मिले थे उसके डेटा के आधार पर इसको बनाया गया है। और इसमें संस्थान कौन कौन से सहयोगी हैं, एक तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, फिर आईआईटीएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, फिर आईएमडी है। ये 3 संस्थान इसके अंदर भागीदार हैं। अगला आर्टिकल मैंने आपको कल कराया था, जैसे खेत बचाओ अभियान से संबंधित आर्टिकल था ये वाला, ये तो ये वापस आया है आर्टिकल, तो आप एक बार कल वाला वो है तो वापस देख लेना। इसके अंदर नया कुछ नहीं है कि रायसेन से इन्होंने शुरू किया, एमपी के रायसेन से। ये पीसीएस के अंदर काम आता है, हमारे नहीं काम आएगा। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद में नशा मुक्त भारत से संबंधित एक आर्टिकल था, तो इसको मैंने बीच के अंदर ऐसे ही चिपका दिया बिना हेडिंग के लिए। और यहाँ पे सरकार की कौन कौन सी योजना है वही इंपॉर्टेंट था उसके अंदर मेरे को लगा। तो जैसे एक तो है नशा मुक्त भारत अभियान है, फिर नशा मुक्त विद्यालय पोर्टल है, एक टॉफी गाइडलाइन है,
स्कूल चैलेंज है 2025 का। फिर मनोदर्पण, ये एक हेल्पलाइन है, ठीक है। और एक कोटपा एक्ट है, जो मतलब अधिनियम है, जो ये तंबाकू वगैरह है तो इस पे विज्ञापनों पे प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक्ट है। तो ये इतने सारी चीजें हैं, ये आप नोट डाउन नोट्स के अंदर कर लेना। यदि तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कोई आता है तो आप लिख सकते हो उसके बारे में। अगला, राष्ट्रपति ने 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बस आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 124(2), इसके तहत नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आगे 2 क्वेश्चन है, एक तो स्काई कार से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला सीईपीए से संबंधित है शायद ये, हाँ सीईपीए, ये इंडिया ओमान और महाजल मिशन है, इसके बारे में भी है। और भारत ओमान का सीईपी है, इससे संबंधित मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, और आप इसको सॉल्व करके और खुद से चेक करना आप अच्छा लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं अपन, और कल मिलेंगे। कल हम 2 तारीख की पीआईबी का डिस्कशन करेंगे, तो ठीक है। और बाकी आपके कुछ क्वेश्चन ये नोट से संबंधित बार बार आ रहे हैं, तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, और इससे ज़्यादा यदि मेरे पास में कोई नोट्स अवेलेबल हुए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कोई दिन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।